तो आपने कॉमर्स में एडमिशन जैसे ही लिया होगा, आपका इंट्रोडक्शन हो गया होगा एक अकाउंट्स नाम के गॉस से, एक ऐसा भूत, एक ऐसा मॉन्स्टर जो पहले दिन से ही आपको डरा रहा है। पर अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो अगले 2 साल तक ये आपको कंट्रोल करेगा और आपको ये डराएगा। तो सबसे बेस्ट यही है कि फर्स्ट डे से ही आप इसे कंट्रोल करो। आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप अकाउंट्स के रूल्स के बारे में जानो, आप अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानो, आप अकाउंट्स की डीप स्टडी करो, आप अकाउंट्स को समझो। फर्स्ट डे से ही आप इस पे काम करना शुरू कर लो। मैं आपको कह रहा हूँ कि अकाउंट्स को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अकाउंट्स उतनी ही इजी है जितने की बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ही आपका अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ होगा तो शुरू से ही आपको अपने टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सीनियर्स ने, रिलेटिव्स ने बताया होगा कि अकाउंट्स जो है वो बहुत टफ है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, सारा टाइम तुम्हारा कैलकुलेशन में जाएगा, तुम्हें मैथ्स में अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंट्स अलग चीज़ है, मैथ्स अलग चीज़ है। हालांकि मैथ्स के कुछ जो तौर तरीके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक्स को यूज़ करते हैं, इतना डीप नहीं जाते हैं। 10th क्लास की मैथ्स भी नहीं है अकाउंट्स में, उससे भी कम है। तो आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स की जो थ्योरी है उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अकाउंट्स की थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के जर्नल एंट्रीज होगी, जितनी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। क्योंकि अकाउंट्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें कॉन्सेप्ट जो है, प्रिंसिपल्स जो है, उन्हीं के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट डे से ही इन कॉन्सेप्ट्स को, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना शुरू कर लो और इन पे काम करना शुरू करो। जो पूरी दुनिया में हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसी पे अकाउंट्स हमारी काम करती है और वही हम सीखेंगे आपकी 11th क्लास की थ्योरी में। अगर ये थ्योरी आज आपकी अच्छी हो गई, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे आज हो गए, तो ना तो आपको 12th क्लास में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको CA फाउंडेशन में प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपको ग्रेजुएशन में। क्योंकि बेस जो है वो फाउंडेशन जो है वो यही कॉन्सेप्ट है, यही प्रिंसिपल्स है। अब हम शुरुआत करेंगे थ्योरी बेस की। तो हमारी जो सीरीज का नाम है यहाँ पर क्लास 11 बेसिक पार्ट 1। तो फर्स्ट हमारे पास है अकाउंट्स की डेफिनेशन। जैसे मैं रीड आउट करता हूँ डेफिनेशन अकाउंट्स की। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA defines accounting as an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो है अकाउंट्स की, आपको वो बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टाइम टाइम पे अकाउंट्स को डिफाइन किया। लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है वो मिलती है आपको द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA से। क्यों बेस्ट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपको समझना है, जो फीचर्स है, जो प्रोसेस है, अकाउंट्स का क्या नेचर है, वो सब इसके अंदर आ चुका है। तो हम एक एक करके इसको डिफाइन करते थे। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, डिफाइंस अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अकाउंट्स में हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करना फर्स्ट स्टेप होती है। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक क्लर्क में और एक अकाउंटेंट में क्या फर्क है। एक क्लर्क और एक अकाउंटेंट में ये फर्क है कि जो क्लर्क होता है, जो क्लरिकल वर्क होता है, उसका आप रिकॉर्डिंग करते हो, बस अपना काम खत्म हो गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जो अकाउंटेंट होता है उसको आगे तक लेके जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद होता है क्लासीफाइंग। आपको क्या करना होता है, जैसे सिंपल से आपने क्या करा, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए मंथ में, उन सबको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन फिर आप क्या करते हो, उसका क्लासीफाई करते हो, क्योंकि आपने सारे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर लिए, परचेज का भी कर लिया, उसमें सेल्स भी कर लिया, प्रॉफिट भी कर लिया, कोई असेट खरीदी वो भी कर लिया, किसी से लोन लिया वो भी कर लिया, किसी को पैसा दिया वो भी कर लिया, किसी से पैसा लिया, किसी से गुड्स परचेज किया, आपने प्रोडक्ट परचेज किए लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इसको आपने क्लासीफाई नहीं किया। तो आप क्या करते हो, बाद में इसे क्लासीफाई करते हो। आप कहते हो कि मेरे फर्नीचर का इतना खर्चा हुआ, असेट्स का इतना खर्चा हुआ, मशीनरी का इतना खर्चा हुआ, बिल्डिंग का इतना खर्चा हुआ, इतने पैसे सैलरी में गए, इतनी मैंने प्रोडक्ट को सेल किया, इतना मैं रॉ मटेरियल लेकर आया। तो उसको हमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। इससे ये पता रहता है कि राम को कितना देना है, शाम को कितना देना है, तो अलग अलग पर्सन को कितना पैसा पे करना है वो हम पता कर सकते हैं जब हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो हम जब क्लासीफाई करते हैं तब हम अकाउंट्स बनाते हैं। अब ये अकाउंट्स को अलग समझिए। अकाउंट्स का मतलब खाता बनाते हैं। बेसिकली अगर आपने सुना होगा कि मेरा वहाँ खाता चल रहा है, जब हम क्लासीफाई करते हैं हम उसे अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पे हम डेट वाइज उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके क्लासीफाई करके उसके अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ कि हमने क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद हम समराइज करते हैं।
अकाउंट्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स का एक ईयर होता है, अकाउंट्स का एक टाइम होता है। अकाउंट्स ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें एक ब्रेक आता है। वो ब्रेक कब आता है? जब ईयर एंड होता है। तो अकाउंट्स का ईयर एंड कब होता है, मुझे आप कमेंट्स में बताएं, क्योंकि नॉर्मली तो 31 दिसंबर होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि हमारे इंडिया में अकाउंट्स में ईयर एंड, हम अकाउंट्स को क्लोज कब करते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग का मतलब ये हो गया कि साल भर जो आपने रिकॉर्डिंग की, थ्रू आउट ईयर जो आपके एक्सपेंसेस हुए, इनकम हुई, असेट्स परचेज की, फिर आपने उन सबको क्लासिफाई किया। लेकिन ईयर एंड पे आप उसकी एक समरी बनाते हो ताकि आपको पता चले कि पूरे साल में हमने क्या किया। तो उस समरी के अंदर कुछ खास स्पेसिफिक अकाउंट्स होते हैं जिनको हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनीज में जब हम जाते हैं तो कैश फ्लो प्लस हो जाता है। तो वो 11th में नहीं है, वो आपके क्लास 12th में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो समराइजिंग है, समराइजिंग का मतलब हो गया ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ईयर एंड पे। आप मुझे बताना कि हमारे इंडिया में कब ईयर एंड होता है, तब हम समराइजिंग करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब ये हो गया कि आपको रूल बेस्ड या कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कैसे भी कर दिया। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि जब फीचर्स की बात करेंगे और प्रोसेस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम ये पढ़ेंगे कि मनी का मतलब क्या है। हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं और कौन सा ट्रांजैक्शन को नहीं करते। समझ लो कि जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी में डिफाइन नहीं कर सकते, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, आपने किसी को पैसा नहीं दिया, ना किसी से पैसा आया, ना किसी से प्रोडक्ट आया, या फिर ऐसी चीज हमने एक्सचेंज नहीं की जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसके बाद देखो दो टर्म्स आई, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड किया, और अब तक मैंने बोला कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन्स के अलावा कभी कभी इवेंट्स भी होते हैं, हम इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, वो आपके 11th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आप सीए फाउंडेशन में यही टॉपिक्स पढ़ते हो, जब आप एसीसीए करते हो, जब आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंटर करते हो, और जब यही 11th क्लास के टॉपिक्स आते हैं और ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स में क्या फर्क है वहां पे डिफाइन किया जाता है। तो आप थोड़ा सा जनरली समझ लो, ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो दो पार्टी के बीच में होते हैं। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैं अपने ट्रांजेक्शन क्या होगा, जो किसी और के साथ एक्सचेंज होगा। मैंने किसी से प्रोडक्ट खरीदा, मैंने किसी का प्रोडक्ट बेचा, मैंने असेट परचेज की, तो हम दोनों के बीच में, मैंने पैसा दिया, पैसा लिया, लोन को वापस पे किया, तो दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो पार्टी के बीच में जो मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट में मुझे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं, वो मेरे साथ ही हो रहा है। जैसे कि जैसे कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और गोडाउन में किसी वजह से आग लग गई, तो फायर ब्रेकआउट होने से बहुत सारा फर्नीचर जल गया। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी दूसरी पार्टी, क्या आग को आप दूसरी पार्टी कंसिडर करोगे? तो वो मेरे साथ हुआ है, वो मेरा इवेंट है, तो वो भी एक फाइनेंशियल इवेंट है। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, पैसा चोरी हो गया, ये मेरा लॉस हुआ है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट होना क्या ट्रांजेक्शन है या इवेंट है। चलिए, तो ट्रांजेक्शन और इवेंट में आपने थोड़ा सा डिफरेंस समझ गया। ये कभी हम सीए के फाइनल सीए फाउंडेशन क्लासेस शुरू करेंगे तब हम डिफाइन करेंगे। विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब इन पार्ट का मतलब है या तो वो कंप्लीटली फाइनेंशियल कैरेक्टर हो या एटलीस्ट इन पार्ट, यानी थोड़े बहुत वो फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए। मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ये सर नहीं कि आप, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो पूरे प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि हमारा एक बिजनेस है। हम बिजनेस में हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, हम अर्निंग करना चाहते हैं, हम मनी से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर के, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, अदर को नहीं करना है। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है आपके फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को हायर करना, क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का हुआ? ये नहीं हुआ, क्योंकि जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, आपने उसको जॉब दिया, आपने उसको ऑफर लेटर दिया, तो अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ आपका। आपका खर्चा कब होगा? जब आप उसको सैलरी दोगे, तो आप सैलरी रिकॉर्ड करोगे। किसी एम्प्लॉय को हायर करना हम रिकॉर्ड नहीं करते, है ना? तो ये जब हम अकाउंट्स के सेटबैक्स पढ़ेंगे, जब हम अकाउंट्स के पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर वापस ये आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। जैसे एक मैनेजर है, वो बहुत अच्छा, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन करता है, उसकी वजह से बिजनेस चल रहा है। और एक दूसरी ब्रांच का मैनेजर है जो बहुत ही घटिया है, वो बिजनेस, उसकी वजह से बिजनेस वहाँ ठप पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा मैनेजर आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? उसे आप फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं मान सकते, आप उसे मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो किसी का नेचर कैसा वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना।
तो यहाँ पर ये अकाउंट्स का एक सेटबैक भी है और अकाउंट्स की डेफिनेशन, अकाउंट्स का एक कैरेक्टर भी है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के और जिनको हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी और किसी को रिकॉर्ड नहीं करते। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, देखो बाद में क्या करना है, यहाँ पर भी हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमने रिकॉर्ड किया थ्रू आउट ईयर, क्लासीफाई करते चले गए हम, मशीन अलग, फर्नीचर अलग, राम का अकाउंट अलग, श्याम का अकाउंट अलग, समरी लास्ट में हमने ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना ली। लेकिन यहाँ पर भी अपना काम खत्म नहीं हुआ। हमारा काम कब खत्म होता है, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में, जब हम उन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। छोटे बिजनेस हैं उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, 1000 CR, हंड्रेड्स ऑफ CR उनकी कैपिटल है, उनके ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ पे क्या करता है, ओनर को, मैनेजमेंट को समझने में टाइम लगता है कि चल क्या रहा है, क्या हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, क्या हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो इंडिकेटर्स क्या है, वो टर्म्स क्या है, वो रेशियो क्या है, वो स्टेटमेंट्स क्या है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं ताकि हम मैनेजमेंट को और ओनर को, एक अकाउंटेंट बता सके कि भाई ये बिजनेस में चला। तो ये थी आपकी अकाउंट्स की डेफिनेशन, होपफुली आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो करने का रीज़न क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करो। अकाउंट्स अगर आप प्रैक्टिकली करने जा रहे हो तो आप पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं करते, क्योंकि एक इंसान की एक पर्सनल एक्सपेंडिचर कितना होता है, घर का खर्चा हो गया, कहीं घूमने गए वो खर्चा हो गया, कपड़ों का खर्चा हो गया, तो उसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, उसके लिए हमें किसी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं, वो तो आप डायरी में कैसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपका एक बिजनेस होगा, तब आप उसके ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि बिजनेस होना चाहिए, उसमें ट्रांजेक्शन होने चाहिए। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए, एक बिजनेस जितना बड़ा होगा उतने ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी बहुत हाई लेवल की बात करते हैं, रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस का एक ले लो रिटेल, जो रिटेल वर्क रिलायंस करता है, जो जियो मार्ट्स, रिलायंस मार्ट्स आपको मिलेंगे थ्रू आउट इंडिया। आप सोचो एक मार्ट पे एक जगह कितने ट्रांजेक्शन हो रहे दिन में, और एक पूरे इंडिया में कितने ऐसे मार्ट्स हैं। वॉलमार्ट को ले लो आप, किसी भी तरह की ऐसी फ्रेंचाइजी को ले लो, तो हज़ारों ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं एक ही दिन में, लाखों ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं। अगर आप उन्हें रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप उन्हें याद कैसे रखोगे? ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए या सारे एम्प्लॉइज़ के लिए कि वो उन्हें मेमोराइज़ कर लें। तो आपको रिकॉर्ड करने का फर्स्ट रीज़न है कि आपके पास मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है कि किससे पैसा लेना था, किसको देना था, कितनी सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट हम लाए थे, कौन सा प्रोडक्ट हमने बेचा, कहाँ पे पैसा पे करना बाकी है, किसकी सैलरी गई, किसकी सैलरी नहीं गई। तो हम अकाउंट्स में चेक कर सकते हैं कि भाई वो काम हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। कभी भी हम पास्ट में जाकर के हम पुरानी एंट्रीज को देख के चेक करते हैं कि यार इसको सैलरी मिली कि नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, इतना आसान नहीं होता है प्रॉफिट लॉस निकालना। ये अकाउंट्स की इतनी मोटी बुक होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस जो है वो दोनों अलग अलग है। कैश बेसिस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आपको लग रहा होगा प्रॉफिट निकालना तो आसान है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, माइनस कर लो, वो प्रॉफिट हो गया। नहीं, वो पर्सनली हम अपने लिए करें तो ठीक है, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में चलता है अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट चलता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हमारे इस साल हुए ही नहीं, जो पुराने थे या जो होंगे, या बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन को हटाना पड़ता है जो हुए इस साल में लेकिन उनका रिलेशन इस साल से नहीं है। बहुत सारे अजम्पशन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे जो नॉन कैश, नॉन मॉनेटरी होते हैं, उन्हें आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो अकाउंट्स के अंदर जब आप एक बड़े स्तर पे चले जाते हो, बड़े लेवल पे चले जाते हो, तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं है, और इसमें भी बहुत सारी हेर फेर होती है। तो अकाउंट्स के प्रिंसिपल ऐसे बनाए गए हैं कि प्रॉफिट लॉस हम करेक्ट फाइंड करें। नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देखो, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट अलग चीज़ है। अब आप कह सकते हो कि भाई किसी बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, या लॉस हुआ है तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। ऐसा नहीं होता है। जब आप कंपनीज के लेवल पर चले जाते हो, अच्छे खासे बड़े लेवल पर चले जाते हो, तब आप क्या करते हो, फाइनेंशियल पोजीशन को अलग समझते हो, प्रॉफिट लॉस को अलग समझते हो सकता है जैसे मेरा एक बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ इस साल, लेकिन मेरे ऊपर इतना कर्जा चल रहा है, और कर्जा चल रहा है और मैं पे ही नहीं कर रहा हूँ लोन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने बहुत सारा लोन लिया फिर मैंने प्रॉफिट अर्न किया। या फिर एक बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट कम हुआ लेकिन उसके पास इतना कर्जा नहीं चल रहा, इतना लोन नहीं चल रहा उसके ऊपर। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ये बताता है कि ईयर एंड पे एक कंपनी की पोजीशन, एक बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितना पैसा लोगों से लेना है, कितना पैसा लोगों को देना है, कितना पैसा उसके पास जल्दी से आ जाएगा। जब हम पढ़ेंगे 12th क्लास में करंट असेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, कितना पैसा जल्दी से आएगा, कितना पैसा उसे फटाफट पे करना पड़ेगा, कितनी मशीन्स वो लाए, कितनी ऐसी असेट्स हैं
जो किसी काम की नहीं उसने ऐसे ही परचेस कर रखी है, कितने ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो उसका फ़ायदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कंपनी का कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा, और चिट्ठे का मतलब बैलेंस शीट ही होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमें पता चलती है बैलेंस शीट से, ईयर एंड पे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पता चलता है, दो अकाउंट हम बनाते हैं, एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ये समराइजिंग का पार्ट हो गया, अभी अपन ने देखा था रिकॉर्डिंग में समराइजिंग, तो ये उसी का पार्ट हो गया। तो समराइजिंग में हम ईयर एंड पे ये तीनों बनाते हैं और इससे हमें पता चलता है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, जैसा कि अभी अपने डेफिनेशन में बताया था कि इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम अकाउंट्स को वेरियस डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और वो सब हम यूजर्स को बताते हैं, जो अकाउंट्स को जो यूज करने वाला। देखो अकाउंटेंट का काम है बनाना, फाइनलाइज करना, एनालाइज का। फिर इसके यूजर्स कौन होगा? सबसे पहले यूजर्स तो ओनर होगा, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कितने सारे यूजर्स हैं, लेकिन सबसे पहला यूजर कौन होगा? ओनर होगा, मैनेजमेंट होगा, है ना। अगर आप कहीं लोन लेने जा रहे हो तो बैंक वाला आपको कहेगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दो, तो वो भी एक यूजर है। गवर्नमेंट भी एक यूजर है, क्योंकि आप टैक्स डिपॉजिट करोगे तो आप किस बेसिस पे टैक्स निकालोगे, तो वहां पर भी यही सारे अकाउंट्स काम आएगी। तो यूजर्स को लास्ट में प्रोवाइड करना सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमारे अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। रिकॉर्ड को हम मेंटेन करके रखते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, किससे कितना लेना है, कितना देना है, कंपनी ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया, और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, और जो भी यूजर्स है उनको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं थ्रू अकाउंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स होते हैं, यानी कि हमने जो भी रिकॉर्ड किया, समराइज किया, क्लासीफाई किया, स्टेटमेंट्स बनाए, फाइनल अकाउंट्स बनाए, उनको कौन यूज़ करेगा? तो सबसे पहले आता है ओनर। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, यानी जो आपके 11th क्लास में अकाउंटिंग है, तो एक ही ओनर है, वो ओनर यूज़ करते हैं। जब हम पार्टनरशिप में चले जाते हैं तो बहुत सारे ओनर हो जाते हैं, दो से ज़्यादा ही होंगे, तो वो भी यूज़ करते हैं। कंपनीज के टर्म्स में उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनीज के जो कैपिटल होती है, कंपनी का जो ओनरशिप होती है वो बहुत लोगों के पास होती है, डिवाइड होती है छोटे छोटे शेयर्स में, तो वो शेयर होल्डर यूज़ करेंगे। इन्वेस्टर्स यूज़ करेंगे, इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है। और बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में भी डायरेक्टर्स होंगे, ट्रस्टी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, तो एक मैनेजमेंट होता है। वो मैनेजमेंट भी अकाउंट से ही पता करता है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किसको पैसा देना है, किससे लेना है। लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स, खास करके इसमें हम बात करते हैं बैंक्स की। जब आप बैंक के पास जाते हो उसको हम बोलते हैं लेंडर, जो आपको लोन दे रहा है। तो बैंक ऐसे ही लोन तो नहीं देगा, वो देखेगा आपके पास कितनी असेट्स हैं, आपका इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेगा कि इतना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अब वो लोग जो और ज़्यादा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो वो कैसे पता करेंगे? जैसे आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, शेयर खरीदना मतलब वही आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वो देखना चाहेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है, कैसा कंपनी का फंक्शन चल रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती है, जैसे टैक्स जब आप डिपॉजिट करते हो। लेबर यूनियन होता है कि आपको पता करना होता है कि लेबर का कोई एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा है, उसको टाइम पे सैलरी, ओवर टाइम का पैसा आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे। आपने, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, जैसा कि आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि इस कंपनी का शेयर ऐसा है, वैसा है, इस कंपनी में इतनी सेल्स हो गई, ये उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो वो सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? हमारी अकाउंट से आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अ, अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपके पास तीन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। इन तीनों में से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसे कहा जाता है? आप कमेंट में मुझे बताना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई सीरीज़ लेकर आएंगे जिसके अंदर हम 11th क्लास के सारे बेसिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमने आज कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम अकाउंट्स का क्या प्रोसेस होता है, अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा, वो सब कवर करने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।